हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रोली वर्मा, राजकिशोरी देवी शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान गढ़वाल बलिया से आप लोग को जैसा कि स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वाणी की उत्पत्ति कैसे होती है, वाणी में एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी होती हैं, वाणी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारी डेली टू डेली लाइफ में वाणी का क्या महत्व है। इन सभी पर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, जैसे कि वाणी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहला क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। वाणी के कार्य क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके होता है। और वाणी की उत्पत्ति में कौन कौन से सिस्टम्स कार्य करते हैं, वाणी में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं, वाणी में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होने के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं श्रवण बधिर बच्चों की भाषा एवं वाणी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हमने पहले श्रवण बधिरता के बारे में पढ़ा, श्रवण बधिरता लोगों की वाणी विकास के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं श्रवण बाधित बच्चों के वाणी एवं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि एक श्रवण बाधित बच्चे जो सुन नहीं सकते, अब उनके जो बच्चे सुन नहीं सकते तो उनकी वाणी का डेवलपमेंट जो है वो डिले तो होगा ही होगा, लेकिन प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। बालक को आवाज के प्रति आकर्षित करना जो उनमें नहीं हो पाता है। बालक के लिए ध्वनि संबंधी वातावरण को बनाना। यदि एक सामान्य बच्चे को भी हम अगर वातावरण ऐसा प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसमें वाणी और भाषा विकास बच्चे का ना हो पाए, तो उनके वाणी और भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक सामान्य बच्चा है, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में रहने के कारण उसकी वाणी एवं भाषा पर कहीं ना कहीं थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेशन का मौका उन्हें बहुत कम मिल पाता है। ऐसे बच्चों की वाणी एवं भाषा विकास डिले होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए फैमिली में लोग नहीं मिलते हैं। जबकि एक ज्वाइंट फैमिली का बच्चा की वाणी एवं भाषा विकास तीव्र गति से होती है। और क्यों? क्योंकि उसे कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हैं। जिस फैमिली में जितने ज्यादा लोग होंगे, बच्चे का कम्युनिकेशन प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। लेकिन अगर बच्चे में फैमिली में कम लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा है, अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन का मौका उन्हें बहुत कम मिल पाता है। क्योंकि पेरेंट्स बहुत कम टाइम एक्सपेंड करते हैं एक बच्चे के साथ, तो बच्चे को संप्रेषण का अवसर ही नहीं मिलता है। तो इसका विपरीत प्रभाव बच्चे के वाणी एवं भाषा विकास पर पड़ता है। दूसरा होता है बालक के लिए यंत्र तथा एफएम सिस्टम की व्यवस्था करना। जैसा कि एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए एफएम प्रणाली का होना बहुत ही आवश्यक है। एक एफएम प्रणाली के द्वारा हम एक साथ एक रूम में काफी ज्यादा बच्चों को, श्रवण बाधित बच्चों को एक साथ वाणी एवं भाषा विकास कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अपरिपक्व न्यूरोमोटर। कुछ बच्चों के ब्रेन, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि हमारे ब्रेन के दो ऐसे मुख्य पार्ट होते हैं जो वाणी एवं भाषा विकास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। पहला ब्रोका एरिया, दूसरा वर्निक एरिया। ये दो ऐसे पार्ट है, अगर इन दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे के वाणी एवं भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मस्तिष्क का वह भाग जो ब्रोका के नाम से जाना जाता है, वाणी उत्पन्न करने के लिए एवं नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है। वाणी उत्पत्ति के लिए हमारा ब्रोका एरिया एक्टिव रूप में कार्य करता है। जैसे हमने क्या सुना, क्या समझा,
और हमें क्या प्रत्युत्तर देना है, ये ब्रेन का ब्रोका एरिया पार्ट ही डिसाइड करता है। इसी तरह से हमारे वर्निक एरिया है, ब्रेन का वर्निक एरिया पार्ट, जो हमारे द्वारा सुनी हुई आवाजों को प्रत्युत्तर देने के लिए कि हमें जो हमने सुना है उसके फलस्वरूप मुझे क्या उत्तर देना है, ये डिसाइड कराता है। बच्चे से संबंधित कारक, यदि बच्चे में बधिरता जन्मजात है और गंभीर प्रकृति की है तो उसे भाषा, आवाज और उच्चारण स्तर पर बड़े पैमाने पर विकृति देखने को मिलेगी। अगर बच्चा जन्मजात ही श्रवण बधिर है किसी भी कारण से, तो बच्चे के वाणी और भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है और बच्चे के उच्चारण करने का प्रोसेस भी विकृति होगा। क्यों? क्योंकि उसने आवाज को जब बहुत कम सुना ही है तो वो बोलेगा कैसे। परंतु इस कैटेगरी में माइल्ड एंड मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि वो श्रवण यंत्र के थ्रू आसानी से सुन सकते हैं, जिसे सामान्य रूप से विकास नहीं किया जा सकता और जन्मजात गंभीर श्रवण दोष विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उसका शैक्षिक और सामाजिक व्यवसायिक कौशल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अचानक श्रवण दोष भी एक प्रगतिशील श्रवण दोष के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें कुछ निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे किसी रोग के कारण बच्चे का एक कान या दोनों कान प्रभावित हो जाए। इसे हम सेकेंडरी लैंग्वेज डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। जैसे बच्चा जन्मजात तो नॉर्मल था, नॉर्मल रूप से सुनता है, तो उसका वाणी और भाषा विकास भी नॉर्मल स्टेज के अकॉर्डिंग हो जाता है। परंतु एक स्टेज पे आने के बाद अगर बच्चे में कोई संक्रमण हो गया, किसी कारणवश बच्चे के सुनने की, एक्सीडेंट के कारण किसी कारणवश बच्चे के सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा, तो बच्चे के एक कान में या दोनों कान में बधिरता आ गई, तब भी बच्चे के वाणी एवं भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और बच्चा धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो शब्दों को सुनना कम कर देगा, तो उसकी वोकैबुलरी भी कम हो जाएगी और उसके वाणी एवं भाषा विकास का क्षेत्र भी सीमित हो जाएगा। श्रेणी के आधार पर बधिरता, पहचान के आधार पर बधिरता, उच्च संवेदी उपकरण का प्रयोग। जैसे जो बच्चे श्रवण बाधित हो जाते हैं, हम उन्हें उच्च संवेदी उपकरण के थ्रू उनका वाणी और विकास, भाषा विकास कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे कम सुनते हैं तो हम उन्हें विजुअली चीजें दिखा करके उनके वाणी विकास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्पर्श के थ्रू। ग्रह संबंधी कारक, अब होम रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इस संबंध के महत्व में विचारक पेस्टोलॉजी का कहना है कि बच्चे घर के प्रथम पाठशाला है। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका अपना घर होता है, जहां से उसकी वाणी प्रशिक्षण कहे या उसका सामाजिक प्रशिक्षण कहे या आपका कम्युनिकेशन प्रशिक्षण कहे, ये सब हमारे बच्चे के प्रारंभिक अवस्था से उसकी परिवार से शुरू होती है। विद्यालय के बाद घर का वातावरण बच्चे के उन्नति के लिए आवश्यक है। इसमें कौन कौन से लोग मुख्य भूमिका अदा करते हैं? अभिभावक की मुख्य भूमिका, मौखिक अभिव्यक्ति का वातावरण प्रदान करना, जैसे बच्चे के अभिभावक उसके साथ अगर आपस में कम्युनिकेट बच्चे के साथ नहीं करते हैं या ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो बच्चे के वाणी और भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मौखिक अभिव्यक्ति का वातावरण ही ना मिलना बच्चे को, तभी जब बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का वातावरण ही नहीं मिलता है तो उनका शब्दकोश भी सीमित हो जाता है, वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है और बच्चे के केवल वाणी और भाषा विकास पर ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसके सोशलाइजेशन पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वातावरणीय कारक, जैसा कि कोई फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होना, आसपास के वातावरण अच्छा ना होना, तो भी बच्चे के वाणी और भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बच्चे में हेजिटेशन आएगी,
जिसके कारण बच्चे में स्टैमरिंग, क्लैटरिंग जैसे डिसऑर्डर्स होना लाजमी है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जो फैमिली में रोज का रोज लड़ाई झगड़ा ये सब देखते हैं, तो वो आपस में इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर होता है उन बच्चों को कि वो उनका वाणी और भाषा विकास, हम कहें तो उसका सामाजिक सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो पाता है। और जब बच्चे का सोशलाइजेशन का प्रोसेस कम होता है और वो अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाता है, यानी अपने परिवार तक ही सीमित हो जाता है, बाहर के वातावरण में उसे हेजिटेशन होती है और बाहर अपनी पर्सनालिटी या कहे अपनी अभिव्यक्ति देने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसायिक मदद। इस प्रकार के बच्चों को हम, जो इन बच्चों में श्रवण दोष पाया जाता है या वाणी दोष दोनों होता है, तो इन बच्चों को हम व्यवसायिक कौशल सिखा सकते हैं ताकि वो अपनी जीविकापार्जन कर सके या प्रोफेशनल्स की हेल्प दिलाएं। ऐसे प्रोफेशनल जैसे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इनकी हेल्प से हम इन बच्चों को इनके वाणी एवं भाषा विकास को तीव्र करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि ये बच्चे आसानी से कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें बोलने का ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3.5 में पूर्व एवं पश्च श्रवणहास का भाषा एवं वाणी विकास पर प्रभाव। इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। वाणी एवं भाषा विकास क्या है? प्रीलिंगुअल वाणी एवं भाषा विकास क्या है? पूर्व श्रवण हानि का वाणी एवं भाषा विकास पर प्रभाव। इस पे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रीलिंगुअल क्या है? प्रीलिंगुअल जैसा कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, प्री मतलब पहले, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, भाषा सीखने से पूर्व। अर्थात किसी बच्चे में श्रवण हानि भाषा सीखने से पूर्व ही आ गई हो। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और वो श्रवण बाधित है, तो उसका भाषा विकास तो हुआ ही नहीं, उसने शब्दों को सुना ही नहीं, तो ये प्रीलिंगुअल है। कान हमारी प्रकृति के स्रोत है जिसके माध्यम से हम सुनकर बोलकर सीखते हैं। गंभीर श्रवण हानि शक्ति वाले बालक वार्तालाप एवं भाषा को समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, जन्मजात बधिर होते हैं या प्रीलिंगुअल श्रवण हानि बच्चों में होती है, तो ऐसे बच्चे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, कम्युनिकेट करते हैं परंतु अपनी भाषा में, साइन लैंग्वेज में उनकी एक सांकेतिक भाषा होती है। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इस प्रकार के बच्चे आपस में संकेतों के माध्यम से या कहें साइन लैंग्वेज हाव भाव से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जो बालक बधिर पैदा होते हैं वह बातचीत करना नहीं सीख पाता है यदि वह विशेष प्रशिक्षक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही नहीं लेता, तो उसे बधिरता के उसके अवसर को रोक देते हैं, जिसके माध्यम से वह भाषा का ज्ञान एवं भाषा के तंत्र को नहीं सीख पाता है। एक श्रवण बधिर बालक उसी भाषा को नहीं सीख पाता है जिसके उसके दो कारण उत्तरदायी होते हैं। श्रवण क्षमता का धीरे धीरे कम होना। अब हम बात करते हैं जैसे पोस्ट लिंगुअल, जैसा कि नाम से ही डिफाइन होता है। पोस्ट माने बाद में, लिंगुअल माने भाषा, लैंग्वेज। बात भाषा सीखने के बाद श्रवण बधिर होना, श्रवण बधिरता आना। जैसे कोई बच्चा जन्मजात नॉर्मल था परंतु किसी एक्सीडेंट के कारण, संक्रमण के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण उसमें श्रवण दोष हो गया, तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उन व्यक्तियों में जो जीवन में श्रवण क्षमता की क्षति के सामना करते हैं, उनमें बोलने का कार्य प्रणाली को देखकर पता चलता है कि कान सही रूप से कार्य कर रहा है या नहीं।
वह श्रवण क्षमता जो भाषा की बोलचाल प्रारंभ करने के बाद समाप्त हो जाती है उसे जीव उच्चारण दोष कहते हैं। देखिए, यहां एक सिंपल सा वे है आपको समझाने का कि जैसे पोस्ट लिंगुअल भाषा विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी भाषा सीखने के बाद श्रवण हानि होती है तो क्या होता है। देखिए, जिन बच्चों में भाषा सीखने के बाद श्रवण हानि होती है तो उन बच्चों में धीरे धीरे उनकी वोकैबुलरी कम होने लगती है, क्योंकि वो नए नए शब्दों को सुन नहीं पाते हैं। उनका कम्युनिकेशन प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगता है। अर्थात जब हम डेली टू डेली लाइफ में चीजों को सुनते हैं, नई चीज शब्दों को सुनते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। परंतु इन बच्चों को एक स्टेज आने के बाद किसी कारणवश श्रवण क्षमता खत्म होने के कारण हम इन बच्चों को की वोकैबुलरी सीमित हो जाती है, इनमें उच्चारण दोष आ जाता है। या तो ये बहुत तेज बात करते हैं या बहुत धीमे बात करते हैं, या तो अपने शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। इनमें ध्वनियों के विशिष्ट गुण प्रभावित हो जाते हैं। उच्च स्वर पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, या तो बहुत हाई पिच पे बात करते हैं या बहुत लो पिच पर बात करते हैं। लय में अनियमितता आना, जैसे किसी शब्द को हम लोग एक नॉर्मल पर्सन जो सुनता है इजिली लय में बोलता है सेंटेंसेस को, लेकिन पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा आपका उनमें लय में अनियमितता आ जाती है, धीरे धीरे उनका प्रोसेस कम होने लगता है। अब यहां बात करेंगे द लिंक्स अप्रोच। यहां लिंक्स अप्रोच का क्या मीन्स है? संप्रेषण हेतु श्रवण बाधित बच्चों का शिक्षण वस्तुतः एक महान उपलब्धि है तथा सहजता और बौद्धिकता के साथ उनके बोलने में सहायता एक बड़ी चुनौती में से एक है। श्रवण बाधित के लिए वाणी शिक्षण हेतु उनके मॉडल, नीति, कार्य पद्धति एवं इन मॉडलों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला लिंक्स मॉडल है। यहां मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी कि लिंक्स अप्रोच एक्चुअली में होता क्या है। लिंक सिक्स साउंड्स लिंक्स अप्रोच का ही एक पार्ट है। लिंक्स अप्रोच में जब हम लिंक सिक्स साउंड्स का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी श्रवण बाधित बच्चे ने जन्म से ही श्रवण बधिरता है, वह जन्म से सुन नहीं सकता, लेकिन उस बच्चे को कोक्लियर इम्प्लांट के बाद उसके सुनने की क्षमता को लाया गया है, सुनने की क्षमता उस बच्चे में आ गई है, तो हम उस बच्चे को श्रवण प्रशिक्षण देते हैं, यानी सुनने का प्रशिक्षण। जब हम उसे सुनने का प्रशिक्षण देंगे तो ये प्रशिक्षण स्टार्ट करने के लिए हम लिंक्स अप्रोच का भी यूज करते हैं। इसमें हमारे 6 अलग अलग प्रकार के साउंड्स होते हैं जिन्हें हम लिंक सिक्स साउंड्स भी कहते हैं। जैसे किसी बच्चे का ऑपरेशन होने के बाद, कोक्लियर इम्प्लांट के बाद उस बच्चे ने प्रारंभिक रूप से सुनना शुरू किया, क्योंकि बच्चे ने जन्म से तो कोई शब्दों को सुना नहीं था। अगर अचानक इन सारे शब्दों को वो सुनेगा तो उसके ब्रेन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक थेरेपिस्ट क्या करता है, जब बच्चे को श्रवण क्षमता आ जाती है कोक्लियर इम्प्लांट के बाद, तो जो उसकी मशीन है उसे हम पहले 1 घंटे ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे उसे प्रशिक्षण देते हैं सुनने का। फिर ये टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ाते जाते हैं, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, फिर 3 घंटे से 4 घंटे, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। 1 घंटे में हम उन्हें थोड़े थोड़े साउंड्स को सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन साउंड से इंट्रोड्यूस हो सके। लिंक सिक्स साउंड्स के कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, श, ये लिंक्स अप्रोच है जिसका उपयोग ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में हम लोग थेरेपिस्ट लोग करते हैं। अब बात करते हैं स्पीच प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यूनिट नंबर 4। इसमें पहला हमारा यूनिट में पहला पॉइंट है 4.1 स्पीच प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, एरर्स, वॉइस प्रॉब्लम, एरर्स एंड सुप्रासेगमेंटल। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया होगा, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं,
जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया कि आर्टिकुलेशन हमारे दो प्रकार के आर्टिकुलेटर्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं, जो एक्टिव जो मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं, और पैसिव जो मूव नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं। ये दो प्रकार के उच्चारण तंत्र हमारे में होते हैं। लेकिन जब यही उच्चारण तंत्र में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और किसी कारणवश जो उच्चारण अंग है सही जगह प्लेस ना होकर के किसी अलग जगह पर प्लेस हो जाता है, तो हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसे ही हम आर्टिकुलेशन एरर या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं, स्टैमरिंग एंड क्लैटरिंग। स्टैमरिंग हकलाना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं किन्हीं शब्दों पे हकलाते, क क क क क यानी का शब्द पे रुकना। और क्लैटरिंग में क्या होता है, बच्चा तुतलाना, जैसे कमल को कमल बोलना। तो इसमें क्या है, जहां का में बच्चे को अपने टंग को प्लेस करना चाहिए था, उसने बच्चे को वहां प्लेस ना करके ता की जगह प्लेस किया, अर्थात उसमें ये नॉर्मेलिटी क्लैटरिंग यानी तुतलाने के कारण हुई। इससे हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में मेंशन करते हैं। आज हम अपना पहला यूनिट 4.1 का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों में वाणी समस्या कौन कौन सी होती है? श्रवण दिव्यांग बच्चों में सामान्यतः श्रवण क्षतिग्रस्तता के फलस्वरूप वाणी एवं भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। श्रवण क्षतिग्रस्तता के कारण बालक वातावरण में पाए जाने वाली ध्वनियों को सुनकर समझने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और यह समस्या बच्चों के ना सुनने के साथ साथ उनकी ओरल कैविटी को भी इफेक्टिव करती है। अब बात करते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स की। उच्चारण दोष सामान्यतः सामान्यतः श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों या बच्चों में पाया जाता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि केवल श्रवण बाधित बच्चों में ही यह दोष पाया जाता है। कभी कभी एक सामान्य श्रवण क्षमता वाले व्यक्ति में भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होना पॉसिबल है। हकलाने और तुतलाने की जो एबनॉर्मेलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे एक सामान्य सुनने वाले क्षमता वाले व्यक्ति में भी हो सकती है। आइए अध्ययन करते हैं, जिसका आकलन करने के पहले उपचारण प्रक्रिया के बारे में जानना आवश्यक है। हमारे कौन कौन से मुख्य उच्चारण तंत्र हैं? आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जैसे टंग, टीथ, लोअर जॉ, अपर जॉ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, लोअर टीथ, अपर टीथ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। उदाहरण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लंग्स से निकलने वाली वायु जब वोकल फोर्ड पर झटके के साथ बाहर निकलती है तो वह कंपन होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि हम जब श्वसन के द्वारा जब हवा को अंदर लेते हैं तो ये हवा हमारे फेफड़ों के से निकलकर हमारे वोकल फोर्ड में कंपन पैदा करती है। जब वोकल फोर्ड में कंपन पैदा होती है तो वह हमारे ओरल कैविटी में उस हवा को भेजता है और ओरल कैविटी में उपस्थित आर्टिकुलेटर्स हमारे शब्दों को उच्चारित करने में हेल्प करते हैं। तब हमारे वाणी एवं शब्दों का उच्चारण हो पाता है। तो वहां कंपन होता है जिससे मुख गोयिका के अंग एवं सहायता एवं व्यंजन ध्वनियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे उच्चारण कहते हैं। अब बात करते हैं वॉइस डिसऑर्डर। आवाज किसी व्यक्ति की पहचान होती है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वॉइस डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर इन्वॉल्व होते हैं? पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। जब भी कभी वॉइस डिसऑर्डर की बात होती है तो इन तीनों पहलुओं में से किसी एक पहलू में, किसी एक स्टेज में बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होती है। जैसे उसकी या तो पिच इफेक्टेड होगी या क्वालिटी या लाउडनेस, या तो व्यक्ति बहुत हाई पिच में बात कर रहा है या बहुत लो पिच में बात कर रहा है, या तो व्यक्ति की जो क्वालिटी है बात करने की उतनी एप्रोप्रिएट नहीं है जितनी होनी चाहिए।
आवाज किसी व्यक्ति या बच्चे की पहचान होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति की आवाज को पहचान करके बता देते हैं कि वो ये व्यक्ति है, या आवाज को की पिच पहचान करके हम बता देते हैं ये बच्चे की वॉइस है या मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है। अगर इन तीनों पे बच्चे में किसी में इफेक्ट होता है तो उसमें वॉइस डिसऑर्डर होता है। इसमें दो कॉमन डिसऑर्डर देखने को ज्यादा मिलते हैं, जैसे प्यूबरफोनिया और एंड्रोफोबिया। प्यूबरफोनिया मीन्स फीमेल लाइक वॉइस, जैसे किसी व्यक्ति के आदमी की आवाज एक फीमेल जैसी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्यूबरफोनिया। और यदि किसी व्यक्ति की वॉइस मेल लाइक हो तो उसे हम एंड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वह अपने मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। आवाज के द्वारा ही व्यक्ति या कर्ता को उच्च ध्वनि या निम्न ध्वनि का ज्ञान होता है, जिसे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति लो पिच का है, हाई पिच का है या मिड पिच का है। अब हम बात करते हैं, जैसे लो पिच हाई पिच की तो बात हुई, लेकिन बच्चे की वॉइस जो होती है वो मिड पिच की होती है। लो पिच किसकी होती है, एक पुरुष की वॉइस, मेल की वॉइस लो पिच की होती है, एक फीमेल की वॉइस हाई पिच की होती है, और एक मिड पिच की वॉइस किसकी होती है, बच्चों की। यदि किसी कारणवश व्यक्ति या बच्चे को आवाज, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, इन तीनों स्तर में बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो उसे आवाज या वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं। यह समस्या आपकी रचनात्मक भी हो सकती है या क्रियात्मक भी हो सकती है। अब बात, जैसे मैंने आपको दो बताया, वॉइस डिसऑर्डर दो कौन कौन से होते हैं, पिच और एंड्रोफोबिया और प्यूबरफोनिया। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति में एंड्रोफोबिया और प्यूबरफोनिया रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों स्टेज पे भी इफेक्टेड हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति के वॉइस बॉक्स में एबनॉर्मेलिटी हो तो व्यक्ति की आवाज फीमेल लाइक हो जाए, या किसी व्यक्ति के बात करने का तरीका ही ऐसा हो, यानी कार्यात्मक रूप से व्यक्ति वैसे ही बात करे एक फीमेल लाइक, तो क्या होगा, उस व्यक्ति में प्यूबरफोनिया की कंडीशन हो जाएगी। इसमें हम कौन कौन से बात कर सकते हैं, पिच प्रॉब्लम, लाउडनेस प्रॉब्लम एंड क्वालिटी प्रॉब्लम, ये तो हम लास्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं। पिच प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है, तारक के द्वारा ध्वनि या व्यक्ति या कर्ता उच्च ध्वनि अच्छा निम्न ध्वनि का ज्ञान होता है, अर्थात लो पिच की या हाई पिच की वॉइस हो जाती है। जब किसी व्यक्ति या बच्चे की आवाज बाह्य अथवा आंतरिक कारणों के फलस्वरूप पिच में ही परिवर्तन होता है तो हम उसे तारक को दोष यानी पिच प्रॉब्लम कहते हैं। पिच प्रॉब्लम, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, प्यूबरफोनिया, एंड्रोफोबिया, मोनो पिच वॉइस एंड पिच ब्रेक। यह प्यूबरफोनिया तो आपको बता दिया था मैंने कि फीमेल लाइक वॉइस, जो फीमेल लाइक वॉइस होती है वो प्यूबरफोनिया होती है। एंड्रोफोबिया हाई पिच मेल लाइक वॉइस। अब बात करेंगे मोनोटोनस पिच। मोनोटोनस का तात्पर्य है एक ही लय में अलग अलग स्थानों पर आवाज निकालना, अर्थात बाह्य एवं आंतरिक कारणों के फलस्वरूप जब कोई व्यक्ति की आवाज एक ही लय में निकलती है तो हम इसे मोनोटोनस पिच कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कोई एक सेंटेंस बोल रही हूं, तुम बाजार जा रहे हो। अब इसी सेंटेंस को मैं इस वे में बात करती हूँ मोनोटोनस पिच में, तुम बाजार जा रहे हो, तो ये एक सुनने में उतना एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में मोनोटोनस पिच की प्रॉब्लम है। अब हम पिच ब्रेक कैसे कह सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति या बच्चे में वार्तालाप के दौरान पिच ब्रेक हो जाती है, व्यक्ति बीच बीच में रुक रुक करके बोलता है, तो हम इसे पिच ब्रेक कहेंगे। इसमें असेंडिंग पिच ब्रेक है, डिसेंडिंग पिच ब्रेक है। असेंडिंग पिच ब्रेक क्या होता है, किसी वक्ता द्वारा सामान्य वार्तालाप के समय बाह्य या आंतरिक कारणों से प्रारंभिक अवस्था में से बढ़ते हुए क्रम में पिच के टूटने की प्रक्रिया को हम असेंडिंग पिच कहते हैं।
डिसेंडिंग, किसी वक्ता के द्वारा सामान्य वार्तालाप के समय आंतरिक कारणों से वार्तालाप के अंत में अगर पिच ब्रेक होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बातचीत के दौरान प्रारंभिक स्टेज में ही अगर पिच ब्रेक हो जाती है, मतलब अटक जाता है, तो हम उसे असेंडिंग कहेंगे, असेंडिंग पिच ब्रेक। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को समाप्त करने के अंतिम स्टेज में पिच ब्रेक होती है तो इसे हम डिसेंडिंग पिच ब्रेक कहेंगे। लाउडनेस प्रॉब्लम क्या होती है? जैसा कि प्रबलता दोष, सामान्य व्यक्ति या बालक वार्तालाप के समय श्रोता से दूरी तथा बाह्य वातावरण में पाई जाने वाली अनावश्यक ध्वनियों के अनुसार अपनी वाणी की तीव्रता को घटा एवं बढ़ाकर वार्तालाप करते हैं। उसे हम प्रबलता दोष से ग्रसित सेवार्थियों के गुण में नहीं पाया जाता। अब जैसे कोई व्यक्ति है, काफी दूरी पर है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है बातचीत के दौरान अपनी जो लाउडनेस है उसे बढ़ा देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काफी दूरी पर है और फिर भी बोलने वाला व्यक्ति अपनी वॉइस को बहुत ही कम रख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाउडनेस इफेक्टेड है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्यक्ति को अपनी लाउडनेस को बढ़ाना और घटाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें प्रबलता दोष के मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला माइक्रोफोनिया, दूसरा मैक्रोफोनिया, अफोनिया, डायफोनिया। माइक्रोफोनिया क्या होती है? जब किसी वक्ता की वाणी सामान्य वार्तालाप के समय बहुत कम तीव्रता की हो, यानी बहुत कम, उसकी साउंड बहुत सुनने में बहुत धीमी हो, उसे हम माइक्रोफोनिया कहते हैं। अब मैक्रोफोनिया, इस प्रकार की आवाज दोष से ग्रसित व्यक्ति वाणी की तीव्रता सामान्य से बहुत अधिक होती है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, फिर भी मैं उसे बहुत लाउड वॉइस में बात कर रही हूं, तो ये एक मैक्रोफोनिया डिसऑर्डर हो सकता है। अफोनिया, अफोनिया का मीन्स है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। अफोनिया कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है लेकिन उसकी वॉइस बाहर नहीं निकल रही। सपोज एग्जांपल ऐसे मैं देती हूं आपको, जैसे मैं बात कर रही हूं आपसे और मैं इस तरह से बोल रही हूं। क्या आपको इसमें सेंटेंस सुनाई दिया? मैंने बोला कि आप लोगों को आज मैं क्या पढ़ा रही हूं। जब कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस होती है तो उस कंडीशन को हम अफोनिया की कंडीशन में रखते हैं। मतलब व्यक्ति में सुनने की क्षमता है, बोलने की भी क्षमता है, लेकिन बच्चे बात करते समय क्या हुआ, उसके स्थान कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो गया। मतलब बोलते समय शब्द को उच्चारित ही नहीं कर पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। अफोनिया का तात्पर्य मुख से ना बराबर निकलने वाले अर्थात इस प्रकार की प्रबलता दोष से ग्रसित व्यक्ति सेवार्थी आवाज की तीव्रता को हर स्थान पर स्थिति पे एक समान एक गुण से बाहर निकालते हैं। अब बात करते हैं हम क्वालिटी प्रॉब्लम। जब किसी व्यक्ति या बच्चे की आवाज की गुणवत्ता सामान्य से अधिक पाई जाती है, अर्थात मुखीय ध्वनि नाचकीय हो जाती है, जैसे कि नेजल वॉइस। कभी कभी सुना होगा आपने कि कुछ लोग नाक से बोलते हैं, मतलब जो उनकी वॉइस है उसका प्रोडक्शन नाक के थ्रू ज्यादा होता है, उसे हम नेजल वॉइस कहते हैं। ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। इसके मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, नेजल वॉइस, ब्रीथनेस वॉइस, हार्श वॉइस। अब नेजल वॉइस क्या होती? जब बच्चा बात करते समय अपने नाक से ज्यादा हवा को बाहर निकाल रहा है, उसकी वॉइस नेजल होगी। जैसे तुम कहां जा रहे हो, अर्थात उसकी वॉइस नाक से ज्यादा हवा बाहर निकालने के कारण हुई, इसे नेजल वॉइस कहेंगे। ब्रीदिंग वॉइस, ब्रीथनेस, बातचीत करते समय व्यक्ति ज्यादा हाफ के बात करे, अपने शब्दों को कह ना पाए और बहुत ज्यादा घबराहट में रहे, तो वो ब्रीदिंग वॉइस कहलाती है। नेजल वॉइस भी तीन प्रकार की होती है, हाइपोनेजल,
हाइपरनेजल, हाइपोनेजल और मिक्स्ड नेजल। बात करते हैं पहले हाइपरनेजल। इस प्रकार की आवाज दोष से ग्रसित व्यक्ति बालक या गुड़ से बालक के मुख से निकलने वाली ध्वनि किसी कारणवश नसिका गुहा से होकर बाहर निकलती है। इसमें अर्थात जब किसी व्यक्ति का या बालक का ओरल कैविटी से निकलने वाली ध्वनियां किसी कारणवश नासा ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में नेजल कैविटी से होकर बाहर निकलती है तो उसे हम हाइपरनेजालिटी कहते हैं। अर्थात यह हम आपको शॉर्ट में समझाना चाहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, आ शब्द का उच्चारण हमारे ओरल कैविटी से होता है, लेकिन वो ओरल कैविटी से ना होकर नेजल कैविटी से ज्यादा हवा को प्रेशर को बाहर निकालना है तो उसकी वॉइस नेजल होगी, हाइपरनेजल होगी। अब हाइपोनेजल क्या है? इस प्रकार से दोष से ग्रसित व्यक्ति या बालक मुक्त रूप से निकलने वाली ध्वनियों थोड़ी बहुत मात्रा में विशेष अक्षरों एवं शब्दों के साथ नासिकीय हो जाती है तथा कभी कभी नासिकीय ध्वनियां किसी कारणवश मुख्य ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात कुछ ध्वनियां मुख्य जो नशिका के द्वारा, नशिका से निकलने वाली ध्वनि कौन कौन सी है? न, म, फ, न, म, ये ध्वनि जो है, अणा, ये सब नसिका ध्वनि है। जब ये ध्वनि आपके ओरल कैविटी से निकले तो इसे हाइपोनेजालिटी कहेंगे। अब ब्रीदिंग वॉइस की बात करते हैं। ब्रीदिंग वॉइस कैसी होती है? श्वसन युक्त ध्वनियां जब किसी व्यक्ति या बालक के मुख से निकलने वाली ध्वनियों के साथ अत्यधिक मात्रा में वायु का ज्यादा निकलती है तो हम इसे आवाज को ब्रीदिंग वॉइस कहते हैं। नेक्स्ट है हार्श वॉइस। ब्रीदिंग वॉइस में व्यक्ति की आवाज कैसी होती है? अपनी बातचीत के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा हवा को बाहर निकालता है, बोलते समय हाफता है। हार्श वॉइस कैसी होती है? जब किसी व्यक्ति या बालक के बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से मुख कोशिका से निकलने वाली ध्वनि किसी कारणवश खरखराहट की आवाज आती है तो बच्चे में या व्यक्ति में हार्श वॉइस, हार्शनेस आ जाती है। जैसे कभी किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम के कारण उसके गले में खराश होना, तो व्यक्ति को क्या होता है? खराश होने के दौरान उसकी वॉइस हार्श वॉइस हो जाती है, यानी उसको अपनी आवाज को निकालने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो इस प्रकार की वॉइस इस कंडीशन में आती है, हार्श वॉइस में। एरर इन सुप्रासेगमेंटल, ये हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, एरर ऑफ सुप्रासेगमेंटल। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी।